युवा कहा कि सबसे युवा भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं भी 50 पार कर चुका हूँ और 50 पार करने के बाद ही आदमी युवा हो। अगर युवा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए आज के दिन को, और जैसा कि विषय है आज, जिस विषय के रूप में, जिस दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, तो मैंने उसे कुछ पॉइंट किया कि आज से कोई 95 साल पहले, 95 ईयर्स पहले लगभग भगत सिंह जी हमारे बीच से चले गए थे। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी और आज की जो परिस्थितियाँ हैं, इन दोनों परिस्थितियों में यदि हम साम्राज्यवाद की परिभाषा गढ़ें तो क्या कुछ उसमें चेंज आया है, क्या कुछ बदलाव आया है? अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझाया है, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। 3 तरह से हम साम्राज्यवाद को आज के समय में देख सकते हैं। पहला है आर्थिक साम्राज्यवाद। अब वो समय गया कि हम सेना लेकर के दूसरे देशों पर चढ़ जाते थे और उनको अपने साम्राज्य का अंग बना लेते थे। अब उस तरह से आवश्यकता नहीं रही देशों को करने की, अब बहुत तरीके आ गए हैं। तो एक आर्थिक साम्राज्यवाद, एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और एक तकनीकी साम्राज्यवाद, ये तीनों विषय आज के समय में मुझे लगता है प्रासंगिक हैं। तीनों पे मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। हम सब जानते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ थोड़ा सा विश्लेषित करें। किस तरह से दूसरे देश IMF के जरिए या वर्ल्ड बैंक के जरिए छोटे छोटे देशों को लोन दे रहे हैं, अपनी शर्तों पे लोन दे रहे हैं, और जिन उद्देश्यों की पूर्ति उन्हें करनी है उन उद्देश्यों की पूर्ति वो करवा रहे हैं। ये हम सब देख रहे हैं। उसी का जो अगला हिस्सा है उसको अपन इस रूप में भी ले सकते हैं कि जितने भी मार्ट बाहर से आ रहे हैं, जितने भी मार्ट, उन्होंने हमारे यहाँ के हाट कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हमारे हर मोहल्ले में कोई एक छोटी मोटी किराने की दुकान हुआ करती थी। मोहल्ले के लोग अपने तमाम किराने की ज़रूरतों को उन दुकानों से पूरा कर लिया करते थे। मुझे लगता है वो कल्चर अब शायद दूर की बात हो गई। वो तो अब सिर्फ थोड़ा बहुत पान, बीड़ी, सिगरेट जलना या माचिस की डिब्बी यदि खत्म हो गई है, वहीं तक सीमित रह गई है वो दुकान। अब आपको यदि एक नमक की थैली भी लेनी होती है तो आप तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और कुछ कंपनियां इतनी तेज़ी से आगे आई हैं कि विदिन 5 मिनट्स आपके घर पे आपका सामान पहुंच जाता है। ये जो आपके घर तक साम्राज्यवाद पहुंचने की एक तरीका आया है, मुझे नहीं लगता कि ये कहाँ तक आगे तक जाएगा। हमें सहूलियत हो रही है और हम उसके गुलाम होते जा रहे हैं। क्या ये साम्राज्यवाद नहीं? दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। आज जैसे ही आप पहली बात तो कोई टीवी खरीदते हैं तो इनबिल्ट आता है उसके अंदर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और तमाम तरह के हॉलीवुड चैनल्स। आप न चाहते हुए भी, न देखना चाहते हैं तो भी आपको वो दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन भी अपनी शर्तों पे लिया जाता है, और उसके अंदर जो सामग्री परोसी जाती है वो अनचाहे तरीके से ही आपके मस्तिष्क पर कब्जा कर रही है। आपका मन जो है उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। आपका क्या मन होता है? जिस उम्र में भगत सिंह गए, उस उम्र के बच्चे आज अंधी दौड़ में इस तरफ से चल रहे हैं। मैं बाप भी हूँ, मेरा एक बेटा भी है जवान, और शायद लगभग जिस समय ये शहीद हो गए थे लगभग उसी उम्र का है। विचार शून्यता की स्थिति इतनी है कि आजकल के बच्चों में, मैंने सोचता था कि शायद मेरा ही बच्चा इस परिप्रेक्ष्य से गुजर रहा है, लेकिन मैंने जब थोड़ा अध्ययन किया आगे बढ़ा तो मैं देखता हूँ कि बच्चों के अंदर दूसरे तरह का कल्चर डेवलप होता जा रहा है। वो रात को जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। जिन चीज़ों को लेकर के आप उनसे बात करना चाहते हैं उन बातों को वो सिरे से नकार देते हैं। ये जो गैप आ रहा है, मैंने सोचा क्या कमी रह गई? क्या हम लोगों के पालन पोषण में कमी रह गई, या जिन संस्कारों की हम बात करते थे वो हम नहीं दे पा रहे हैं? तो नहीं, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी इज्जत नहीं करते, इज्जत भी करते हैं, लेकिन आपके रहने का तरीका उनके रहने के तरीके से मेल नहीं खाता। और ये जो विचार शून्यता आती है, जो विचारों का गैप आता है, जिसे आप जनरेशन गैप का नाम देते हैं, ये जनरेशन गैप नहीं है। ये तथाकथित इन मीडिया चैनल्स के माध्यम से उस तक पहुंच रहा है। अभी कल ही एक बहुत बड़ा क्रिकेट का महासंग्राम शुरू हुआ है। 2 महीने के लिए बच्चे खेल हो गए हैं 3 घंटे के लिए। कोई सा भी बच्चा हो,
किसी भी कोचिंग में जाता हो, चाहे स्कूल में जाता हो, गली का बच्चा हो, उसको अपने 4 पीढ़ियों के नाम याद नहीं होंगे, लेकिन किस टीम के अंदर 4 पीढ़ी तक पहले तक कौन सा खिलाड़ी था वो उसको याद, उसकी पूरा बायोडाटा याद। ये जो चेंज आ रहा है, क्या ये साम्राज्यवाद नहीं है? तीसरा पक्ष मैंने देखा डिजिटल, तकनीकी। तकनीकी का आलम यह है कि गूगल से शुरू हुआ था और एआई तक पहुंच गए। एआई में भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, चैट जीपीटी है, दुनिया भर के चैनल अभी तो आ ही रहे हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, और स्टार्ट होते ही इनके खतरे भी लोगों को समझ में आने लगे। हो सकता है कुछ लोग इसके फ़ायदे भी देखते हैं, नेचुरली फ़ायदा होता है, लेकिन खतरे ज़्यादा हैं। खतरे कैसे हैं? आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर दी सर, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। आप जिन चीज़ों को सोचने के लिए आप कुछ समय लगाते थे, कुछ घंटे आधे घंटे उसके बारे में विचार करते थे, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक क्लिक पर आपके जैसे विचार आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे और आपको लगेगा अरे वाह, मैं यही तो सोच रहा था। अरे आप क्या सोच रहे थे? आपकी सोच को उन्होंने कवर कर लिया। ये बहुत खतरनाक है। ये क्या है? ये एआई, ये हम सभी जानते हैं। पहले दुकानों को खत्म किया, धीरे धीरे उन मजदूरों को भी खत्म किया जा रहा है, और पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, किस लेवल पर जा रहे हैं। और उस साम्राज्यवाद से तो एक बम फोड़ करके हमने विचार फैला भी दिए थे, अभी हम कैसे कर पाएंगे? तो इसके बारे में भी मैंने कुछ सोचा कि हाँ, उस समय अपने विचार फैलाने के लिए भगत सिंह जी को बम फेंकना पड़ा, छोड़ना पड़ा, और ताकि उसकी धमाके की आवाज़ दूर तक सुनाई दे। हम कैसे इससे निकलें? तो निकलने का तरीका भी वही है जो उसमें घुसने का है, क्योंकि रास्ता एक ही है, जो घुसने का है वही निकलने का। अभी सर भी बोल रहे थे, शर्मा जी भी, कि हम जो काम वो कर रहे हैं वो काम हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, हम भी विचार फैला सकते हैं। हम भी उस गोदी मीडिया के दायरे से बाहर निकल करके उनको सुनने की बजाय ऐसे लोगों को सुन सकते हैं जो वास्तव में तटस्थ होकर के बातें कर रहे हों। हम भी वो बातें कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डर है, लग रहा है आजकल, खासतौर से जो नौकरी पेशा में है उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है। क्यों? अघोषित रूप से आपके ऊपर कब्जा तो कर लिया है। आप बोल रहे हैं, ये मंच है इसलिए आप बोल रहे हैं। मैं यहाँ से आने से पहले मेरे पास एक निमंत्रण और था, पुस्तकालय में भी एक प्रोग्राम शहीद भगत सिंह का हो रहा है। तो मैं कल, मेरी जब बात हुई सर से, तो सर ने कहा कि तुम्हें याद है ना कल प्रोग्राम है? तो मैंने कहा हाँ याद है, जब तक मुझे पता नहीं था कि भाई प्रोग्राम 2 हो रहे हैं यहाँ। लेकिन फिर मेरे को थोड़ा, मैंने कहा इन्होंने बोला प्रेस क्लब, लेकिन वो प्रोग्राम तो कहीं और है। तो फिर मैंने वापस से उसका मेनू देखा, तो देखा कि भाई वो जो बैनर था वो हिंदी मीडियम का बैनर था। सॉरी, हिंदी को मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो मीडियम ऐसा था कि शायद मैं वहाँ पे सुन नहीं सकता था उनका, कुछ इस तरह का। तो ये जो 2 विचार हैं, इन 2 विचारों के बीच में जो लड़ाई है, ये अघोषित लड़ाई, ये बहुत खतरनाक है। और इसके अंदर जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? जिसके विचार ज़्यादा फैल पाए। इन विचारों को फैलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। एक ये बहुत अच्छा मेरे को लगा, ये जो सब प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह इस तरह के थोड़े फ्लैक्स के टुकड़े लगा करके और फैला रहे हैं। कुछ लोग पढ़ेंगे इसको कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, छोटी छोटी स्किट्स बना करके हम इन चीज़ों को कर सकते हैं कि कैसे इन विचारों में और उन विचारों में अंतर पैदा किया जाए। एक छोटी सी 4 लाइन की पंक्ति के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अभाव करो पहले जीवन में, अभाव करो पहले जीवन में, प्रचार करो फिर धुआंधार, फिर अपनी दुकान सजा लो, भाव रखो फिर 2 के 4। आएगा वो लुटने हंसकर और लुट कर भी जाएगा, आएगा वो लुटने हंसकर और लुट कर भी जाएगा, ये है पक्का देशभक्त, उफ नहीं कर पाएगा। ताने सुनकर बेमतलब के कौन यहाँ रह पाएगा, मर्जी हो या न हो उसकी, हाँ में हाँ मिलाएगा। थैंक यू।